और राजनीति व्यवसायिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ गई। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी में व्यवसायिकता बढ़ गई है। 2003 और 1998 के बाद स्थितियाँ और बिगड़ी। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं किसी व्यक्तिगत विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, चाहे कोई विधायक बने, सांसद बने, उसके अन्य काम धंधे भी चालू हो गए हैं। लगातार व्यापारिकता के साथ राजनीति का समागम हो गया है। इसके राजनीति में यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो वो कहीं ना कहीं सत्ता से समझौता करेगा। तो देखिए, पैसा इतना ज़्यादा हावी हो गया, इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि आप सरपंच, पंच, पार्षद, विधायक और सांसद तो छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ी पद है ये। इनमें भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने भी योग्य और कर्मठ हैं, तो जीतना आपका मुश्किल है। इसलिए योग्यता जो पीछे पीछे होती जा रही है। जो सत्ता से जुड़े हुए विधायक और सांसद कहीं भी वो चाह रहे हैं कि पैसा महंगा हो चुनाव, क्योंकि जितना महंगा चुनाव होगा उनके पास पैसा है तो वो उतना खर्च करेंगे। और पहले हमारे स्वार्थ देखेंगे कि हमारे स्वार्थ क्या है, तो हम फिर जनता की आवाज़ दूसरी हमारी हो जाती है। इसलिए संघर्ष पीछे होता जाएगा और यह रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है कि लोग भी नागरिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं। हर चीज़ की अपेक्षा वो पत्रकारों से करेंगे या राजनीतिक दलों से करेंगे। लोगों से भी कहो कि वो अपने नागरिक दायित्व में शिकायत करें। शिकायत के बाद कितनी बार आपके पास, हमारे पास लोग आते हैं कि भैया आप यह समस्या है, तो अपन उनसे बोलते कि लिख के दे दीजिए या शिकायत करिए, फिर हम आपकी खबर चलाएंगे, सब चीज़ है। लेकिन वो लोग भी कहते हैं भैया हमारा नाम ना आए, यह खबर आप अपने हिसाब से चलाएं। तो नागरिक जो हैं वो आगे नहीं आ रहे। बिल्कुल। इसलिए केवल अपेक्षा पत्रकारों से की जा रही है कि हर चीज़ पत्रकार करें। लिखित में कोई देने तैयार नहीं होता, शिकायत करने कोई तैयार नहीं होता, नाम हमारा आए ना, लेकिन सब करना है वो पत्रकार करें। नेता कभी किसी भी दल के हों, वो नहीं चाहेंगे कि पत्रकार हर चीज़ के लिए खबर छापें, हर चीज़ के लिए, क्योंकि खबर उनको क्या है, अगर उनको श्रेय है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस खबर का वो स्वागत करते हैं। यदि उनको लगता है कि इसमें उनकी छवि प्रभावित हो रही है या उनकी उदासीनता या लापरवाही सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो यह सिलसिला। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी चर्चा चौपाल की सीधी बात में आज हमारे बीच हैं नीलेश जाट जी। हम उनका पहले तो यहाँ स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। अब हम उनका थोड़ा सा परिचय, वैसे परिचय के वो मोहताज नहीं है, मुझसे भी काफी लंबे समय से वो पत्रकारिता में अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारा कार्यक्रम में हम सबका परिचय देते हैं, जब उनका भी परिचय देने जा रहे हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग 32 वर्ष पत्रकारिता में इनका समर्पण है। लगातार समाज के साथ और समाज को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लगातार इन्होंने पत्रकारिता की और अपनी बात समाज में जो सामाजिक न्याय की जो बात होती है वो लेकर समाज को परोसी। और वहीं आगे बात करते हैं हम इनको, तो ये क्योंकि पत्रकार के साथ साथ बहुप्रतिभा के धनी हम इसलिए कह सकते हैं कि आप में बड़ी बड़ी खूबियां हैं। जैसे आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है और उसके तहत आप कांग्रेस से पार्षद भी रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन, जिम्मेदारियों का निर्वहन करके चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में भी इन्हें हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हम मीडिया कर्मियों में जितने धार्मिक या सामाजिक संगठनों में भाई साहब को हमने देखा है जुड़े हुए, उतने में शायद ही कोई हमारे पत्रकार साथी या हम लोग पार्टिसिपेट कर पाते होंगे। लेकिन आप पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के हर वर्ग के साथ खड़े नजर आते हैं। तो हम पहले तो उनसे ही पूरी, क्योंकि उन्होंने जितने नजदीकी से पत्रकारिता को समझा है, जितनी नजदीकी से उन्हें राजनीतिक परिदृश्य को समझा है, जितनी सूक्ष्मता से उन्होंने धर्म और सामाजिक कार्य क्षेत्र को समझा है, तो हम पहले तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में, क्योंकि आपने सब चीज का अनुभव लिया है, तो कैसे आप हमारे लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ हर चीज में बदलाव होता है, ये प्रगति का नियम है। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और पत्रकारिता क्षेत्र हो। जब अन्य क्षेत्रों में बदलाव आया तो निश्चित तौर पर इन पर भी कई बदलाव आए हैं। हाँ, नैतिक और जो एक निर्धारित मापदंड थे उनमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि नरसिंहपुर जिले की पत्रकारिता बड़ी सकारात्मक रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर जब हम तुलना करते हैं
क्योंकि तुलना से ही हम ये बात पा सकते हैं कि हमारे ज़िले की पत्रकारिता कैसी है। तो हमारे पत्रकार साथ ही नरसिंहपुर ज़िले में काफ़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, और कहने को तो सभी जगह कुछ कहने का रहता है, लेकिन फिर भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की भांति नरसिंहपुर ज़िले की पत्रकारिता बहुत अच्छी है। नरसिंहपुर एक धार्मिक क्षेत्र है, और धार्मिक की लेकर लोगों को समय समय पर यहाँ विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। सामाजिक स्तर पर भी लोगों का यहाँ पर जागरूकता है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त होते रहते हैं। नीरज भैया एक बात जानना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां वास्तव में बड़ा कठिन, वैसे ही पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो 24 आवर्स की ड्यूटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज के दर्पण के रूप में आप काम करते हैं। फिर उसी के साथ आप राजनीति में भी आपका हस्तक्षेप है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी है, राजनीतिक आपकी बात करें उनमें भी है, धार्मिक में भी है। कैसे इतना वक्त निकाल लेते हैं, परिवार को कैसे वक्त देते होंगे? देखिए, यह तो बड़ी ईश्वर की कृपा है और लोगों का प्यार और भरोसा है। सबसे पहले मदन जी, जीवन में भरोसा पैदा करना पड़ता है, इसके लिए बड़ा त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है, और अपेक्षाएं लेके हम कहीं ना चलें। पहले भरोसा लोगों का जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए दायित्व मिल जाते हैं, और भगवान की कृपा होती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा भी इन सब में समय निकालने में सफल हो जाता हूँ। तो यह लोगों का प्यार है, बड़ा स्नेह है, और लोग संतुष्ट नज़र आते हैं। खैर, अब उनको यह मैं कह रहा हूँ कि संतुष्ट हो जाती है, लेकिन मूल्यांकन अब लोग ही कर सकते हैं इसका। कि पहले के लगातार हम लोग मूल्यांकन करते हैं, और उस मूल्यांकन में आप सर्वोच्च शिखर पर नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर जो आपकी तस्वीरें नजर आती हैं कि आप काफी लंबे समय, जब आदमी जो व्यक्ति जो है जो शो कर नहीं उठ पाते हैं, तब आपके मुझे लगता है कि बहुत सारे काम जो है 50% काम आप कर गुजरते हैं। हमने देखा कि आप सुबह सुबह रामधुन जो होती है उनमें भी लगातार आप देखते हैं, और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत आप एक्टिव हैं। तो इसके पीछे कितने बजे सुबह उठते हैं, और क्या भावना है, मतलब क्या समय जो है उसमें से समय निकालते हैं, या आप जल्दी उठ के समय को बैलेंस करते हैं? क्या कि 1996 तक मैं भी सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक सुबह उठता था जी। लेकिन, और पिताजी रामधुन में रात जाते थे रोज, किंतु 1996 में पिताजी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ, और उन्होंने कहा कि 8-10 दिन के लिए मेरी जगह तुमको जाना है। मैं जाने लगा 8-10 दिन रामधुन में, और फिर पिताजी स्वस्थ हो गए। फिर पिताजी से मैंने कहा, आप कल से आप ही जाएंगे? कहने लगे, नहीं, अब मेरी ड्यूटी खत्म। अगर परिवार की जिम्मेदार, परिवार के जो हमारा, हम लोग रामधुन में जाते रहे, अगर तुमको इसको आगे बढ़ाना है तो अब तुम जाओ, अब मैं सोऊंगा 9 बजे तक और तुम उठो 5 बजे। चलिए, बड़ी बात है, जिम्मेदारी तो। फिर एक लगा कि नहीं, जाना चाहिए। फिर जुड़ गए तो जुड़ गए, भगवान ने ऐसा किया, तो अब सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, तो निकल पड़ते हैं हम लोग। मोहल्ले के सब लोग 10, 15, 20 लोग हैं, महिलाएं भी रहती हैं उसमें, और बढ़िया रामधुन गाने बजाने के साथ रामधुन में एक्चुअली हम ज़्यादा धर्म तो अपनी जगह है, जागरूकता का ज़्यादा कार्यक्रम है। हम लोग जागरूकता के अभियान उसमें चलाते रहते हैं। नशा मुक्ति है या अन्य जो कार्यक्रम है मोहल्ले में, उनको लोगों को स्वच्छता को लेकर लोगों को संदेश भी देते रहते हैं, और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हम समाज को जागृत करने का भी काम कर रहे हैं, जो आज की आवश्यकता है। आज हम जब तक लोगों को नहीं बता पाएंगे, लोगों को नहीं समझा पाएंगे, तो समाज का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं नुकसानी को उसको मिलती है, और वो यदि जागरूकता मिल जाती है तो वो आगे बढ़ता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट और ले रहा हूँ मैं आपको। क्या कि रामधुन को लेकर एक बड़ी है, लोग धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सब लोग, लेकिन यह बड़ा अफसोस का विषय है, और कभी कभी पीड़ा भी रहती है कि हम सब लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और अन्य भी लोग हैं, रामधुन में आ नहीं पाते। हम लोग बड़े मुश्किलों में चला पाते हैं, लोगों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, बहुत जगह की रामधुन बंद हो गई। इसलिए अब ऐसा लगता है कि रामधुन निकालना केवल बुजुर्गों का काम है, सब है, ये स्थिति बन गई है। तो क्या क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों? मैं लोगों से यह विनम्रता पूर्वक यह अपील करना चाहता हूं कि जहां मोहल्ले में आपकी जो भी रामधुन निकलती है उनमें आप जाएं, क्योंकि अकेला रामधुन की
एक स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहता है, एक संदेश भी जाता है और हमारे जो बच्चे उनमें संस्कार भी आते हैं सुबह उठने के। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रामधुन जहाँ भी है, खासतौर पर युवाओं से अपील करता हूँ कि रोज ना जाएं तो 2-3 दिन में एक दिन तो अपने मोहल्ले के जहाँ भी जिस क्षेत्र रामधुन में जरूर जाएं। भैया, क्योंकि आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वर्तमान में जिला मीडिया प्रभारी, राजनीति को आपने बहुत करीब से जाना है, बहुत हम बात करें तो शून्यता से लेके वर्तमान परिदृश्य तक आपने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम बात करते हैं तो 2003 के पहले की जो कांग्रेस की राजनीति थी, उस परिदृश्य और वर्तमान परिदृश्य में कुछ दबाव सा नजर आता है। कहीं ना कहीं लोग जो है ये सोचते हैं कि यार क्या लेना देना, काम चलने दो, काम चलेगा, काम करना चाहिए, हमें अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करेंगे, या हमें भैया व्यापार में कोई समस्या ना आ जाए। ऐसी कई चीज हमें कांग्रेसी जो हैं उनके भाव में और उनके स्वभाव में दिखाई देती है। और इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, शुरुआत में मैंने ये कहा था कि समय के साथ हर जगह गिरावट आ रही है। 1993-98 तक, खासतौर पर 1989 तक हमारे ही जिले में, और यही स्थिति पूरे देश में थी कि जिनके कोई व्यवसाय नहीं होते थे वो विधायक बनते थे, सांसद बनते थे या बड़े बड़े पदों पर किसी भी दल के संगठन पर रहते थे। कांग्रेस में भी यही स्थिति थी। लेकिन 1998 के बाद धीरे धीरे बदलाव आया और राजनीति व्यवसायिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ गई। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी में व्यवसायिकता बढ़ गई है। 2003 और 1998 के बाद स्थितियां और बिगड़ी। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं किसी व्यक्तिगत विशेष से नहीं बोल रहा हूं, चाहे कोई विधायक बने, सांसद बने, उसके अन्य काम धंधे भी चालू हो गए हैं। पहले यह स्थिति नहीं थी। जब वो कोई काम धंधा नहीं करता था, व्यवसाय नहीं करता था, या उसके व्यवसाय होते थे तो नंबर 1 के होते थे। खासतौर पर 95% तो हमारे जिले में ही किसान ही विधायक और सांसद बने। लेकिन अब वह बात नहीं है। अब किसान नहीं बन पाते हैं, अन्य लोग आते हैं, और या किसान बन रहे हैं तो वो भी व्यवसायिक रूप रख लेते हैं। और निश्चित तौर पर उसमें समझौता होंगे, सत्ता से समझौता होंगे। सत्ता किसी की भी हो, राजनीति में यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो वो कहीं ना कहीं सत्ता से समझौता करेगा। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं कि व्यापारिकता हावी है वर्तमान जो सेवा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति को सेवा का रूप भी दिया जाता है कि एक खुले मन से, खुले विचार से आमजनों की सेवा के भाव को लेकर ये आगे बढ़ी थी। लेकिन आपने बताया कि 1998 के बाद लगातार व्यापारिकता के साथ राजनीति का समागम हो गया है। इसके चलते हुए परिदृश्य जो आज देखने मिल रहे हैं, वो आप मैं समझ सकता हूं कि जो वर्तमान वास्तविक स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं और हर चुनाव बहुत महंगा हो गया है। क्या कहेंगे भैया, महंगे चुनाव के बाद लगातार बात हो रही है कि 50 करोड़ का चुनाव, 25 करोड़ का चुनाव, 20 करोड़ का चुनाव, ये जो बाजार में चौपालों पर चर्चा है, ये इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, पैसा इतना ज्यादा हावी हो गया, इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आप सरपंच, पंच, पार्षद, विधायक और सांसद तो छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ी पद है ये। इनमें भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने भी योग्य और कर्मठ हैं, तो जीतना आपका मुश्किल है। इसलिए योग्यता जो पीछे पीछे होती जा रही है और व्यावसायिकता भी होती जा रही है। आप ही नगर पालिका चुनाव में आप भी हमेशा देखते रहते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आपने नजदीक से देखते हैं। पैसा किस तरीके से बढ़ता है और हर चीज होती है और प्रलोभन चलते हैं। कितने अयोग्य योग्य व्यक्ति जीतते हैं और हार जाते हैं योग्य व्यक्ति। तो यह बड़ा महंगा। और वर्तमान में जो लोग पद पर हैं, किसी भी पूरे देश की स्थिति हो गई है, जो सत्ता से जुड़े हुए विधायक और सांसद कहीं भी वो चाह रहे हैं कि पैसा महंगा हो चुनाव, क्योंकि जितना महंगा चुनाव होगा उनके पास पैसा है तो वो उतना खर्च करेंगे। और योग्य व्यक्ति आएगा, वो कई बार उसको रहता है एक अपने आप में एक वो रहता है कि मैं तो योग्य लोग मुझको चुनेंगे, लेकिन जब वो पैसा खर्च नहीं करता तो उसका चुनना संभव नहीं हो पाता। चलिए भैया, हम बढ़ते हैं राजनीतिक समीक्षा की ओर एक पत्रकार के नाते, क्योंकि अब आप में तो सब चीज हम कह प्रतिभा के धनी हैं आप, और बहुत नजदीकियों से आपने सब कुछ समझा है समीकरण को। तो जो वर्तमान में समझौता एक्सप्रेस चल रही हैं, इन समझौता एक्सप्रेसों से आम जनमानस का कितना नुकसान है, या क्षेत्र के विकास होने में कितनी अवरुद्धता पैदा हो रही? निश्चित तौर पर अवरुद्धता होगी, क्योंकि इसमें संघर्ष पीछे हो जाता है जनता के लिए। वो निहित स्वार्थ आगे आ जाते हैं हमारे। हम पहले हमारे स्वार्थ देखेंगे कि हमारे स्वार्थ क्या है, तो हम फिर जनता की आवाज दूसरी हमारी हो जाती है। इसलिए संघर्ष पीछे होता जाएगा और यह रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन मैं
आशावादी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग सब एक्सपोज होंगे, चाहे वो कोई किसी भी दल के व्यक्ति हो, जो सत्ता से जुड़े होकर या सत्ता से जुड़कर अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और जनता की आवाज़ उठाने में संकोच करते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम पत्रकार हों, यदि हम जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग हम पर भी नज़र रख रहे हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दलों पर भी लोग नज़र रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोग भी नागरिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं। हर चीज़ की अपेक्षा वो पत्रकारों से करेंगे या राजनीतिक दलों से करेंगे। लोगों से भी कहो कि वो अपने नागरिक दायित्व पे शिकायतें करें। शिकायतों के बाद कितनी बार आपके पास, हमारे पास लोग आते हैं कि भैया आप यह समस्या है, तो अपन उनसे बोलते हैं कि लिख के दे दीजिए या शिकायत करिए, फिर हम आपकी खबर चलाएंगे, सब चीज़ है। लेकिन वो लोग भी कहते हैं भैया हमारा नाम ना आए, यह खबर आप अपने हिसाब से चलाएं। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि हम राजनीतिक दलों या पत्रकारों या किसी अन्य व्यक्तियों या सत्ताधारी या शासन प्रशासन को कोसने के पहले हम यह भी देखें कि हम अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और कर्मठता से कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। ये बातें बिल्कुल निकल के सामने आती हैं, बार बार आती हैं। ये लोग पीछे रह के बार करना चाहते हैं, मतलब कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं पत्रकारों का, और फाइट जो होती है वो पत्रकार की और सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उसके साथ हो जाती है और लोग बाहर से मजा देखते हैं। भैया एक बड़ी चीज और सामने निकल के आ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्माननीय जन है, वो लोग कई मुद्दों पे, जैसे हमने कल रात में 12:16 पे मेरे पास फोन आता है कि अस्पताल की व्यवस्था बहुत जर्जर है, कोई डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है और बहुत स्थितियां वहां पर विकराल है, कोई देखने वाला तक नहीं है। लेकिन पीछे से जानकारियां भी आती हैं, लगातार हम देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने भी कुछ ऑपरेशन किए और जब जानकारियां हासिल की तो उनमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का बड़ा रोल कॉल निकल के सामने आया कि वो उनका हस्तक्षेप हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा कहीं, और मीडिया ने उस खबर को चलाया, खबर को दिखाया, तो बड़े जनप्रतिनिधि जिनका ये कार्य नहीं है वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं और कहीं ना कहीं पत्रकार को दबाने के लिए, क्योंकि उनको मसला दबवाना है, तो पत्रकार को दबाने के लिए अनर्गल दबाव बनाते हैं प्रशासन के ऊपर, और उसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कई पॉइंट पर वो उसको सीधा सीधा सामने वाले को क्लीन चिट दिला देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मीडिया में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, पत्रकार भी पीछे हट रहे हैं, और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये कुरीति ज्यादा नजर आ रही, मतलब पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखिए, किसी सूचना के इतने माध्यम हो गए हैं, अब कोई व्यक्ति हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उसके कार्य लोग नजदीक से देख रहे हैं। मगर मैंने वो कहा कि दुर्भाग्य का विषय है कि नागरिक जो हैं वो आगे नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल सच। इसलिए केवल अपेक्षा पत्रकारों से की जा रही है कि हर चीज पत्रकार करें। लिखित में कोई देने तैयार नहीं होता, शिकायत करने कोई तैयार नहीं होता, नाम हमारा आए ना, लेकिन सब करना है वो पत्रकार करें। और लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका विपक्ष की ही होती है अप्रत्यक्ष रूप से, वो हम निभा रहे हैं और लोग पूरे देश में है। हाँ, समय के साथ व्यावसायिकता आ गई है, तो फील्ड पर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अब जो उच्च स्तर पर जो पत्रकारिता है वो तय करती है कि आप क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और नेता कभी किसी भी दल के हों, वो नहीं चाहेंगे कि पत्रकार हर चीज के लिए खबर छापें, हर चीज के लिए, क्योंकि खबर उनको क्या है, अगर उनको श्रेय है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस खबर का वो स्वागत करते हैं। यदि उनको लगता है कि इसमें उनकी छवि प्रभावित हो रही है या उनकी उदासीनता या लापरवाही सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी दबाने का प्रयास करते हैं। तो यह सिलसिला चलेगा। भैया, ये दबाव की जो रणनीति वर्तमान में मीडिया के ऊपर, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, बहुत नजदीकी से आपने जमाने को समझा है, तो ऐसे में आने वाला जो वक्त है, कहीं ना कहीं पत्रकार के ऊपर जो प्रेशर की स्थिति आती है, उससे आम जन जो है, जनता का जो हित है, वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। पत्रकार अपनी लेखनी से करता है, लेकिन उस पर कार्रवाई करना शासन प्रशासन का काम है। हम देखते आ रहे हैं कि हमारे कितने साथियों, नरसिंहपुर जिले की, हम राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय बात न कर, हमारे जिला स्तर पर भी हमारे कितने पत्रकार बहुत अच्छी खबर लिखते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और लोग भी जो शिकायत करता है, जिनकी के लिए वो खबर छापी जाती है, जिनके हितों के लिए, कि उनके हितों का संरक्षण हो, उनको न्याय मिले, वो भी पीछे हो जाते हैं समय के साथ। तो कहीं ना कहीं उदासीनता पत्रकारों में भी आ जाती है।
भैया बात करते हैं आगे विकास को लेकर। लगातार चर्चाएं होती हैं कि नरसिंहपुर का बहुत विकास हुआ है। परंपरागत विकास को भी यदि हम जोड़ देते हैं तो किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि एक जन चर्चा है, चौपाल की चर्चा है बहुत बड़ी कि नरसिंहपुर में एक भी उद्योग, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, लगातार दोनों ने शासन किया है, सरकारें चलाई और व्यक्तिगत हित को साधा है, लेकिन युवतियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया जिसको उपलब्धि के रूप में हम समाज के बीच में रख सकें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मदन जी कि बेरोजगारी एक भयावह रूप लेती जा रही है और हमें उससे बड़े जनप्रतिनिधि की तलाश है वर्षों से, दशक से, कई दशक से, कि बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित हो जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार की कमी तो है और बड़े उद्योग की कमी है। हमारे यहाँ जिले में अगर हम जहाँ कहें कि कोई उद्योग है तो हम एक भी उद्योग बड़ा नहीं गिना पाएंगे। तो इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों से कि इस संबंध में वो कारगर कदम उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लोग, उनके प्रति भी रोष रहता है, लेकिन यह चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता, इसलिए जनप्रतिनिधि भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात और निकल के सामने आ रही है बड़े रूप में कि लोग वोट, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं लगातार। उनका रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे यहाँ यदि ग्राम में कुलियों की, सड़कों की, नाली की साफ सफाई नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे आम जनता को कितना नुकसान है और सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को कितना नुकसान है, देश का कितना नुकसान है आपकी नजर? नहीं, अपनी मांग रखना चाहिए लोगों का, जी उनका अधिकार है, लेकिन चुनाव के समय भी कई जगह देखा जाता है कि सिर्फ चुनाव के समय उनका रोड नहीं तो वोट नहीं, या अन्य मुद्दों, अन्य समस्या को लेकर उनका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा मानना है कि इसके पहले से साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2-3 साल, 4 साल पहले से उस समस्या को लेकर उस क्षेत्र के लोगों को एकजुटता से रखना चाहिए। ऐसी कोई फिर ताकत नहीं कि वो समस्या का हल ना हो सके, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार वो राजनीतिक रंग भी रहता है, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक दल शामिल रहता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे जो लोग यहाँ बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि उसी समस्या को वो 3 साल 4 साल पहले से उसको लगातार उठाएं, और इतने मंच हैं शिकायतों के कि कहीं ना कहीं बात उनकी सुनवाई होगी, देर सवेर उनको न्याय मिलेगा, लेकिन बहिष्कार कोई कारगर कदम नहीं है। चलिए, भाई साहब ने भी स्पष्ट तौर पर बोला कि काफी लंबा समय उनका पत्रकारिता का है, नजदीकियों से उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ समय बिताया है और समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वास्तव में जो नागरिक हैं, जिनकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। उसके ही परिणाम, दुष्परिणाम है कि आज बेरोजगारी भयावह रूप लेते चली जा रही है। उसका ही परिणाम है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। उसी का ही परिणाम है कि अवैध कॉलोनियों का जो फैलता चला जा रहा है, और जो कॉलोनाइजर जब वो अच्छी मोटी रकम कमा रहे हैं सबके साथ मिलजुल कर, लेकिन जो वहां रहने वाले हैं, वो जो ग्रामीण है या क्षेत्रीय लोग हैं, वो उसका हर्जाना आज ही भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां न सड़क है, न रोड है, न पानी है, न बिजली है। बड़ी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक हम नागरिकता जो हमें अधिकार मिला है उसके लिए हम आगे खड़े नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं को और विषम परिस्थितियों का हमें अनुभव होता रहेगा, और हमें सिर्फ किसी ना किसी के कांधे की जरूरत पड़ेगी। और जिस कांधे को आप ढूंढोगे, वो कांधा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में होगा, जिसके चलते हुए आपकी जो अभिलाषाएं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। चलिए, आज आप हमारे स्टूडियो पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी। और एक बात और है कि आपने जो प्रयास किए हैं लगातार यहाँ पर रेड अलर्ट न्यूज़ आपके माध्यम से, आपके चैनल के, इसका लोग काफ़ी स्वागत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सभी वर्गों के लोगों को, राजनीतिक दलों के, पत्रकारों को और भी अन्य क्षेत्र के लोगों को यहाँ आप आमंत्रित करके उनकी आप बात रख रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। और लोग प्रतीक्षा करने लगे हैं कि आज कल कौन क्या बात रखेगा, कौन वक्ता या कौन अतिथि आपका क्या बात रखेगा। मेरी पूरी शुभकामना है लोग आपका लोकप्रिय बने और इसके माध्यम से शासन प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित हो। भैया, एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म देने का कार्यक्रम है। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है,
कोई किसी प्रकार की बात करता है तो इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं आपसे बता दूं कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ आप आकर अपनी जो आपकी भावना है उसको यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। आपकी भावनाओं में किसी प्रकार की कोई कटौती भी नहीं की जाएगी, लेकिन हमें अपने दायरों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मीडिया के अपने दायरे होते हैं, हम दायरों के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी भावनाओं को हम आपके अधिकारों के साथ आप यदि कोई बात रखते हैं तो हम समाज के बीच में परोसने का काम करेंगे।